हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, राइट? तो वेरी नाइस। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो हाय हेलो एवरीवन ऑफ यू, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। सो वेलकम टू अन अकेडमी। अन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अन अकेडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। You can prepare for the various competitive exams with the help of the top educators of the country with the quality content and great learning experience. And I'm available here to help you to crack NEET UG. So let's crack NEET UG. So let me introduce myself. My name is Rahul Tagaria. I have been teaching physics since 5 years in the various reputed institutions of India. Till now, I have mentored to the thousands of aspirants of NEET and IIT JEE, and now I am available here to help the students of the country to learn the concept of physics for NEET UG with the best notes and best examples. So, my dear friends, हमने लास्ट जो लेक्चर मेरा था उसमें हमने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन टेक्निकली मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाया। लाइक मेरा पेन टैब वगैरह ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो मैं अच्छे से आपको पढ़ा नहीं पाया और मुझे लेक्चर जो है वो बीच में कैंसिल करना पड़ा। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं रे ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने रे ऑप्टिक्स को मेनली 3 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन एंड उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सारे पार्ट जो है मैं आपसे अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन के साथ, है ना? तो रिफ्लेक्शन है, बेसिक चीजें हैं। प्लेन मिरर से स्टार्ट करेंगे, फिर डायरेक्टली स्पेरिकल मिरर पर आ जाएंगे, ठीक है? तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। जो मेरा रिफ्रैक्शन वाला लेक्चर होगा उसमें मैं लेंस वगैरह वो सब कुछ लेने वाला हूँ, ठीक है? सो स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक टैच, और मेनली ये रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू रिवाइज रिफ्लेक्शन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अभी मैं बात करता हूँ हमारे न्यू एंथम के बारे में। सो लेट अस टॉक अबाउट आवर न्यू एंथम। We want you to crack NEET UG with the India's largest learning platform, Unacademy. So, if you want to crack NEET UG with us, then get the plus subscription and access to the unlimited live and recorded courses from India's best educators, my dear friends. और यदि आपने Unacademy ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, then go to Play Store and type Unacademy Learning App and download it. Okay? उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। सो सब्सक्रिप्शन लेने से फायदा क्या है, व्हाट यू विल गेट? सो यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस। बेटा आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहां पर क्या होंगे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, है ना? वो आपको क्या कर रहे हैं, डेली आपकी लाइव क्लासेस ले रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, आप उनसे वन ऑन वन चैट कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने आंसर्स डिस्कस कर सकते हो, है ना? सो बहुत मजा आने वाला है। यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन। ओके, नेक्स्ट, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस। तो सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी सीखता है ना, तो उससे उसका लर्निंग को हम लोग एवेल्युएट नहीं कर सकते। यदि आप सच में एवेल्युएट करना चाहते हो कि आप कितना सीख रहे हो, आपको क्या करना होगा, आपकी परफॉर्मेंस का आपको एनालिसिस करना होगा। और उसके लिए क्या ज़रूरी है? टेस्ट, क्विज़ेस, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ ज़रूरी है। अनअकैडमी के रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विज़ेस से आप अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हो। आपको क्या मिलेगा? प्रॉपर कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, ठीक है? After that, आपको अनअकैडमी से स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी इंक्लूड बोथ जियोलॉजी एंड बॉटनी, राइट? ये सारे सब्जेक्ट जो हैं इनका कंप्लीट सिलेबस आप अनअकैडमी ऐप पे क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, है ना? उसके बाद मैं बात करूंगा अनलिमिटेड एक्सेस। तो जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं लेक्चर्स, और उस पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मींस एक बार में आप अच्छे से सीख नहीं पाए, आपने लेक्चर मिस कर दिया, आप क्या कर सकते हैं, उसको बाद में वापस उसकी रिकॉर्डिंग को देख सकते हो, राइट? तो बेसिकली आई एम सेइंग कि आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना? तो एक कॉन्सेप्ट कोई मिस हो गया तो उसका आप वापस रिकॉर्डिंग देख सकते हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनलिमिटेड। ओके, सो नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट आवर फ्री क्लासेस। और फ्री क्लासेस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ओके, यस, तो आप देख रहे हैं कि ये भी एक फ्री क्लास है, राइट? तो ये मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। यहाँ रैंडम टॉपिक मिलते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर्ली जो भी फैसिलिटीज मैंने अभी बताई है वो सारी सर्विसेज का फायदा उठाना है, तो आपको क्या करना होता है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं आईआईटी से, एनआईटी से, एम्स एंड रैपिडेड एमबीबीएस कॉलेजेस से, और उन्होंने अब तक क्या किया है, बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स क्या है, प्रोड्यूस की है। तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स वो प्रोड्यूस कर चुके हैं, ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस लोगों से यदि आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप भी अच्छे से रैंक लेकर आओगे, राइट? अच्छी रैंक आपको मिलेगी।
ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, राइट? तो इसके लिए मैं सबसे पहले रेडिंग चूज कर लेता हूँ, तो ये थोड़ा अच्छा होगा। या तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखो अनअकैडमी जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको अवेलेबल है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ में। तो यहाँ आप देख सकते हो 1 मंथ सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर 6,000 रुपीज। ओके, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर 30,000 रुपीज एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन जो है वो 36,000 रुपीज में आपके लिए अवेलेबल है। तो यदि आप मेरा कोड यूज करते हो राहुल डी, देखो ये दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ मेरा कोड RAHULD, राहुल डी। यदि आप ये कोड यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। और यदि आपको 10% डिस्काउंट मिलता है तो आपको 1 मंथ के लिए पे करना होता है 5,400 रुपीज ओनली। ओके, 12 मंथ्स के लिए आपको पे करना होता है 27,000 रुपीज ओनली एंड आफ्टर दैट 24 मंथ्स के लिए आपको पे करना होता है 32,400 रुपीज, राइट? तो बेसिकली यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये फी जो है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है और आपको हर तरह से बेनिफिट ही है। तो यदि आप 2 इयर्स का कोर्स लेते हो ना बच्चों, तो आपको पता चलता है क्या कि यार एक दिन का 45 रुपीज ही पड़ता है ना। यस, तो ठीक है, यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं एंड आप अपने जूनियर्स को भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लेने में किसी को कोई नुकसान नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। So let us talk about our today's topic, that is ray optics, my dear friends. So ray optics हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्लैक बैकग्राउंड है, येलो इंक चूज कर लेता हूँ। येलो इंक मैंने चूज कर ली। यस, रे ऑप्टिक्स है ना, यानी कि जो कुछ भी है वो लाइट से रिलेटेड है। सो लाइट रेज आती हैं, किसी सरफेस पर गिरती हैं, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है और हमें वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिखाई देता है, वो सरफेस दिखाई देती है ना। यस, सो लेट अस टॉक अबाउट रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में मैं सबसे पहले आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, दैट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन बेटा, रिफ्लेक्शन है ना। यस, सो लेट अस डिस्कस रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट रेज है वो किसी भी सरफेस पर आती है। लेट्स से दिस इज अ सरफेस, लाइट रे आई, आके यहाँ टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ पर मैं जिस जगह वो टकरा थी वहां एक नॉर्मल खींच लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और टकराने के बाद ये वापस इस तरह से निकल ली। तो मैंने बोल दिया कि आई इंसिडेंट रे, आई बोल लेता हूँ। ओके, वापस जा रही है तो ये रिफ्लेक्टेड रे या आर बोल लेता हूँ, ठीक है। ओके, नॉर्मल से जो ये एंगल बनाती है इसको मैंने बोल दिया एंगल ऑफ आई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस, राइट। तो यहाँ पर हमें कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं। देखो, सबसे पहले इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों रेज जो है वो एक ही प्लेन में होनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन, आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन। ओके, इन सेम प्लेन, या ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद में क्या बात करूंगा कि ये जो एंगल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस, राइट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस, सो डेल्टा एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये दो चीजें आपको हर हाल में ध्यान में रखनी है, राइट। ओके, सो दैट्स ऑल। ये बेसिक सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो आप सबको पता होना चाहिए, आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस, तो यहाँ तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। हाँ, कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों और पता होगी कि यदि कहीं पर प्लेन मिरर है, हम प्लेन मिरर की बात करें सबसे पहले। सो लेट्स से ये एक प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर के सामने यदि आप यहाँ पर खड़े हो, लेट्स से आपने P लिख दिया, तो इसका इमेज कैसे दिखेगा? तो ये वाला पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना, वो इसी के पीछे उतनी की उतनी डिस्टेंस पर, यानी कि P जो है आपको ऐसा दिखाई देता है, उल्टा, है ना। यानी कि आपको हमेशा वर्चुअल इमेज दिखता है और इसका लैटरल इन्वर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? लैटरल इन्वर्जन हो जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। जितनी मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर के पीछे क्या बनता है, इमेज बनता है। ओके, so let us talk about this first question. Find the region on y-axis in which the reflected rays are present. Reflected rays जिस region में present है इस y-axis पर, वो आपको बताना है। Object A is at A. Point A पर है 2,0 है ना, point A का है 2,0 पर है, दिख रहा है आपको, right? उसके बाद ये आपको बोल रहा है कि MN is a plane mirror. ये जो दिख रहा है 4,2 से 4,3 MN, ये क्या है? प्लेन मिरर है। अब आपको क्या करना है, आपको जस्ट फाइंड करना है वाई एक्सिस पर ऐसा कौन सा रीजन होगा जहां पर रिफ्लेक्टेड रेस पहुंचती है। मतलब कोई भी ऑब्जर्वर है ना, वो वाई एक्सिस पर किस रीजन में खड़ा रहे कि आपको क्या दिखे, उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे। तो देखो, यहाँ पर मैंने इसके लिए डायग्राम बना रखा है बेटा, देखो आपको दिख रहा है, राइट। यस, तो यहाँ पर मैं इसके लिए बात कर लेता हूँ डायरेक्टली। सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लेजर लेनी होगी। हाँ, ये देखो,
बेटा यहाँ दिख रहा है ए पॉइंट पर, ए पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे निकली, ये गई रे और एम पॉइंट पर गिरी, और एम पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी एम डैश पर चली गई, और एम डैश का है, एम डैश आपको दिख रहा है वाई एक्सिस पर है, ठीक है। ओके, अब मुझे इतना समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, मैंने रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो वो ए डैश पॉइंट पर मिली, कहाँ मिली, ए डैश पॉइंट पर। ओके, तो याद रखो कि जब कभी भी हम रिफ्लेक्टेड रे को मिरर के पीछे एक्सटेंड करते हैं तो वो क्या बनाता है, इमेज बनाता है, ठीक है। यस, उसी तरह से एक और रे है जो ए से शुरू हुई और एन पर पहुंची, एन से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पहुंच गई, एन डैश पर। ओके, यदि मैं मिरर के पीछे एक्सटेंड करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ए डैश पर जाकर मिलती है, मतलब इस ऑब्जेक्ट ए का इमेज जो बनता है वो ए डैश पॉइंट पर ही बनता है, ठीक है बेटा। ये सिंपल सी बात थी, याद रखना, रिफ्लेक्टेड रेज पर एक्सटेंड करने पर क्या बनता है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वहां पर इमेज बनता है। ओके, यस, अब मुझे हिसाब लगाना है कि ये एम एन जो है ना, एम एन के कोऑर्डिनेट, एम डैश एन डैश के कोऑर्डिनेट क्या है वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इस पहले ट्राइंगल की बात करो, एम ए और यहाँ पर कुछ पॉइंट डाल दो, तो ये है ना, की हाइट कितनी है 4,2, या हाइट हो गई 2, तो मतलब कि सरफेस से m की हाइट है 2, और a से m की हाइट यहाँ से यहाँ की ये जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है 2, आप सबको पता है राइट। तो यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, मैंने बोल दिया कि चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड करता हूँ। ये कितना था, a था, ये 0,0 था, ये कितना था 2,0 था, और ये कितना दिख रहा है 4,2, मतलब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो 4,0 होगा ना। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हो गई 2। ओके, यहाँ से यहाँ की हाइट कितनी हो गई, तो 2। ओके, डन। बस अब यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास, क्या बन गया, एक ट्राइंगल। गुड, चलो अब इस ट्राइंगल में दिख रहा है ये आपको, लेट्स से ये एंगल जो है ना ये थीटा है, कितना, थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल थ्योरम से। और याद रखना है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो मतलब ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा मेरे बच्चों। आई बात समझ, यस, डन। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। तो मैं बात करता हूँ अब इन ट्राइंगल की, कौन कौन सा, सबसे पहले मैं ट्राइंगल ये ए एम और ये नीचे जो परपेंडिकुलर डाला है इसकी बात करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि tan थीटा है ना, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, हाइट 2 और नीचे उसका बेस भी 2, तो 2/2, समझ आया, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो सबसे नीचे दिख रहा है ना ए एम और नीचे सरफेस पर परपेंडिकुलर डाल के क्या मैंने लिखा है, दैट विल बी इक्वल टू। अब मुझे एक और बात पता है कि यार ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है ना एम से उस वाई एक्सिस पर, ये थीटा एंगल बना रही है और एम डैश तक जा रही है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, मैं इस वाले को, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, लेट मी टेक रेड इंक तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, है ना बेटा। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ ये वाला, इसको मैंने y1 बोल दिया, क्या बोल दिया, y1। तो यहाँ से यहाँ कितना है, ये 4 मीटर है बेटा, दिख रहा है ना आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट उसका 4 है, इसलिए 4 मीटर हो गया। तो इसकी 4 ये हो जाएगी y1 और ये 4, तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज y1, बेस इज 4। चलो सॉल्व करते हैं, तो y1 की वैल्यू आ गई 4, क्या आ गई 4, मतलब मुझे समझ आ गया कि भाई यहाँ जो ये ट्राइंगल है ना, ये आ गया 4, ये वाला भी 4 है, और यहाँ ये ऐसे था, ये 2 था और ये 2, तो मतलब ये भी 2 हुआ और ये 4, तो टोटल इस m डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, m डैश y एक्सिस पर है तो 0,6 हो गया, क्या हो गया 0,6, m डैश का कोऑर्डिनेट आ रहा है 0,6, समझ आया। देखो इसके हाइट है 4 और ऑलरेडी नीचे 2 था तो 6 हो गया, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट ये सब हमें समझ में आ गया, अब मैं आगे बात करता हूँ बेटा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, अब मैं इसमें इंक चेंज कर लेता हूँ, ब्लू वाला ले लेता हूँ। यस, ए से ये रे जा रही है यहाँ से यहाँ, ओके, और लेट से यहाँ से यहाँ का जो एंगल है ना, दिस एंगल इज अल्फा, कितना है ये, अल्फा एंगल है। यदि ये पूरा अल्फा एंगल है तो ये भी कितना होगा, ये भी अल्फा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी अल्फा होगा। ये वाली ये वाली 4 मीटर है, ओके। हाँ, अब मैं बात करता हूँ यहाँ से यहाँ की हाइट कितनी होगी, देखो इसका कोऑर्डिनेट दिख रहा है, y कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब ये 3 मीटर हाइट हो गई। तो अब क्या समझ में आया कि एक ट्राइंगल तो मुझे दिख रहा है ये वाला, कौन सा, देखो मैं ये ब्लू लाइन से कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एक ट्राइंगल हो गया, हो गया, यस। ओके, इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। चलो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो tan अल्फा की बात करूँ तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 3 बाय
ये हो गया 2, दिख रहा है आपको ट्राइंगल में ये इस तरह से, तो ये तो पूरा हो गया 3, ये हो गया 2, 3/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू, अब ऊपर वाला ट्राइंगल कौन सा, एन डैश वाला, उसमें वो पता नहीं तो मैं उसको क्या मान लेता हूँ, वाई डैश मान लेता हूँ। बेटा मैंने इस वाली हाइट को वाई डैश मान लिया, ये वाई डैश है, ये वाली 4 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, वाई डैश मतलब y2 डिवाइड बाय 4, तो क्या मिल रहा है, y2 इज इक्वल टू 6 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 6। ओके, y2 6 मिल रहा है, उसकी ऑलरेडी हाइट कितनी है देखो, n पॉइंट पे हाइट 3 है, y कोऑर्डिनेट उसका कितना है 3 है, तो मैं बोल लूंगा n डैश का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ना, दैट इज 6 प्लस 3 9,0, कितना आ गया 9,0, समझ में आ रहा है ना। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो इसको, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देखो, पक्का समझ में आएगा। ओके राइट, कुछ नहीं किया, सिर्फ ज्योमेट्री है और कुछ नहीं। आपको पता होना चाहिए अल्टरनेट एंगल थ्योरम, दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इतना पता है। उसके बाद सिंपल ज्योमेट्री की tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, बस तो दो दो ट्राइंगल्स को के हेल्प से हमने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो m डैश की आई 0,6 और ये मैंने n डैश 9,0 जो कि गलत लिख लिया है, सॉरी, इसको मैंने 0,9 लिखना है, क्या लिखना है, क्योंकि y एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट 9 है, तो 0,9, ठीक है बेटा, यस, अभी मैंने करेक्ट लिख लिया है 0,9। ओके, तो कितनी हाइट तक y एक्सिस पर, किस रीजन तक, तो m डैश से लेकर n डैश तक, मतलब सिर्फ 3 मीटर तक इसकी इमेज दिखाई देगी, कहां से कहां तक, m डैश से लेकर n डैश तक, तो उसमें से कहीं पे भी आपकी आंख है, आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, कहां देख पाओगे, तो ए डैश पॉइंट बना हुआ है ना, वहां पर देख पाओगे, ठीक है। ए डैश का कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियस है ना यार, ये 2,0 है, ये मिरर 4,0 पर है, तो उसके बाद इमेज कहां होगी 6,0, 2 डिस्टेंस रहेगी, राइट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये बहुत ही एक्साइटिंग है एक्चुअली। यहाँ पर आपने कोई एरो बनाया है, तो एरो का इमेज कैसे बनेगा, आप लोग देख रहे हो कि ये जो मिरर है ना, ये मैं इसको लेजर से समझाता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। ओके, यस, हियर यू कैन सी दिस इज द मिरर। अब ये मिरर आ गया, अब ये मिरर इस तरह से, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पड़ा है, अब ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, मिरर जो है ना वो 45 डिग्री पर है, वर्टिकली नहीं खड़ा है, 45 डिग्री पर है। हम क्या करेंगे, मिरर पर परपेंडिकुलर लाइंस खींचते हैं ऑब्जेक्ट से, इस पॉइंट से मैंने मिरर मिरर की जो लाइन आ रही है, मिरर की सरफेस के अलोंग एक लाइन खींची, और उस पर ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, ठीक है, राइट, समझ आया। और एक ये वाला इस तरह से लाइन खींच ली। अब मैं क्या करता हूँ, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है ना, इनको आगे बढ़ाता हूँ, तो यहाँ से ये जो लाइन जा रही थी, इस पे वर्टिकली एक लाइन खींची, तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये ऐसे है, तो यहाँ पर ये बी डैश, बी का इमेज बी डैश पर बनेगा, ए का इमेज जो है वो ए डैश पर बनेगा, तो इस तरह से जो है ऐसा करके इमेज बन जाएगा, समझ आया, राइट। ओके, बहुत सिंपल सी बात है, जस्ट ज्योमेट्री है, आपको बस क्या करना है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने हैं जो कि क्या है, एकदम सेम ट्राइंगल्स हैं। ओके, सिंपल, ये बस ऐसी आइडिया के लिए था और कुछ नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मेरे दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि मैं वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो हमें क्या मिलता है, देखो वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ पेन, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी, है ना। लेट अस कंसीडर कि ये मिरर दिख रहा है आपको, इमेज, और उसके सामने ऑब्जेक्ट दिख रहा है और एक तरफ इमेज दिख रहा है ना। एक्स एक्सिस आपको शो की है, वाई एक्सिस आपको शो की है, ठीक है। ओके, मैं एक बात कर रहा हूँ, लेट्स से मिरर इज एट रेस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 0 बोल दिया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट्स से ये इस तरफ बढ़ रहा है ना, the velocity of object in x डायरेक्शन ऐसे दे रखी है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, वो इस तरफ होगा, किससे, जिस, आपको पता है ना, जितनी डिस्टेंस, यदि ये वाली डिस्टेंस x है, तो ये वाली डिस्टेंस भी x होगी, पता है ना। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, स्पीड, तो ये कितनी होगी, ये भी vx ही होगी, पर ये इमेज की स्पीड है ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन, सो आई विल से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन, राइट, वो किसके बराबर होगी, यदि मैं इस पर वेक्टर साइन लगा लूं, तो माइनस ऑफ टी इमेज इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जितने स्पीड से ऑब्जेक्ट आ रहा है उतनी स्पीड से इमेज भी आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों का यहाँ पर स्पीड सेम हो जाएगा, राइट, टुवर्ड्स द मिरर होंगी, डायरेक्शन क्या होगी, एक पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो इमेज नेगेटिव एक्स में जाएगा, सिंपल, दैट्स ऑल, यही चीज आपको ध्यान रखनी है ना। मिरर रेस्ट पर है, ओके। नेक्स्ट, यदि मिरर रेस्ट पर है और ऑब्जेक्ट यदि y डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन दे रखी है, तो क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, इमेज इमेज की मिरर से डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही है ना, ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही, तो मिरर की भी नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो इमेज की भी मिरर से डिस्टेंस चेंज नहीं होगी।
तो आप देख रहे हो यहाँ से यदि 5 मीटर पर सेकंड से ये ऊपर चल रहा है तो इधर भी इमेज 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन, तो दोनों ऊपर ही जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है इमेज नीचे, ऐसा नहीं होगा, है ना। मैं डायरेक्टली बोल दूंगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन सॉरी या वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन। दोनों की क्या रहेंगी, वेलोसिटी सेम रहेंगी। डन, आई बात समझ। ओके, एक्स एक्सिस पता चल गया, हो गया था। एक्स एक्सिस जो था परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर था। ओके, वाई एक्सिस का समझ में आ गया, ये क्या था, मिरर की लेंथ के अलोंग। अब जेड एक्सिस लेट से ऐसे, तो क्या होगा, ऑब्वियसली यदि ये मिरर इस तरह से है और ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज भी ऐसे ही जाएगा, है ना। इतना बोल लूंगा कि सिमिलरली v object of z is equals to velocity of image in z direction। ओके, समझ में आया। बस जो मिरर की सरफेस के परपेंडिकुलर है वही क्या होगा, वही अफेक्ट होगा, बाकी सब स्पीड्स क्या रहेंगी, वेलोसिटीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। याद रहना चाहिए, ठीक है। यस, अब यहाँ पर मैं एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लेट्स से ये एक मिरर है, मिरर इज एट रेस्ट। ओके, अब मैं यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे, मतलब कोई भी एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, प्रोजेक्टाइल छोड़ो, पार्टिकल है, ये ले लो एंगल 30 डिग्री, है ना। और ये मैंने ले ली 20 मीटर पर सेकंड स्पीड ले ली, है ना। अब 20 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को 30 डिग्री के एंगल पर ऐसे फेंका तो इसके इमेज इमेज की वेलोसिटी बतानी है ना। तब मैं क्या बोलूंगा कि यार ये u है, क्या है ये u है, तो इधर ux आ जाएगा। तो ux इज इक्वल्स टू क्या होता है, 20 cos 30 डिग्री। भाई 20 cos 30 डिग्री मतलब 20 into root 3 by 2, 10 root 3 meter per second, 10 root 3 meter per second। After that इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो वो क्या होता है, ui होता है बेटा। ui कितना आ जाएगा, तो 20 sin ओके 30 डिग्री, तो मतलब ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आ गया। u किसकी स्पीड है, ऑब्जेक्ट की स्पीड है, याद रखना। अब क्या होगा, अब इसी तरफ इसका इमेज बनेगा, तो इमेज की स्पीड ऐसे होनी चाहिए, है ना। जितनी ये u है उतनी ही u रहेगी। इसके दो कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कितना आएगा, जितना ये है, ये 10 रूट 3 है तो ये भी इधर आ जाएगा 10 रूट 3। ऊपर की तरफ कितना है, ऊपर है 20 तो ये आ जाएगा 20, है ना। सॉरी 20 साइन 30 डिग्री मतलब 10, है ना। यस, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट उसको मैंने u लिखा है, तो वो कितना है, एक्स एक्सिस में 10 रूट 3 आई कैप। ओके, 10 रूट 3 आई कैप, और कौन है, प्लस 10 जे कैप। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज वो किधर है, इस तरफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, क्या आ रहा है, 10 रूट 3 ही आ रहा है। तो माइनस ऑफ 10 रूट 3, पता है ना, मैंने बोला था ना एक्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा वही अफेक्ट होगा। तो माइनस 10 रूट 3 आई कैप, और वाई डायरेक्शन की जो सेम रहती है, तो प्लस 10 जे कैप। बस ये आ गई वेलोसिटी, यही आपको बताना चाहता था और कुछ नहीं। डन, यस, आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट में क्या करता हूँ, मैं मिरर को भी क्या कर लेता हूँ, वेलोसिटी दे देता हूँ। अब क्या होगा, है ना, ये आपको सब समझ में आया। नेक्स्ट, अब वेलोसिटी मिरर के पास भी है, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ मिरर भी है यहाँ पर, और लेट्स से ये इस तरफ मूव कर रहा है, मान लिया पॉजिटिव सॉरी, लेट्स से मिरर इस तरफ मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मान लिया, नहीं पता किधर मूव कर रहा है, मान लिया। ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज किधर होगा वो आपको बता रहा है, मुझे नहीं पता किधर होगा, देखते हैं। मैं बोलूंगा कि यहाँ पर यदि मिरर भी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और इमेज भी मूव कर रहा है, तो हम लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या, मिरर को रेस्ट पे मान लो, क्या कर लो, मिरर को रेस्ट पर मान लो, मतलब एवरीथिंग विल कैलकुलेट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, हमें क्या पता था, dx velocity of object in x direction is equals to minus of velocity of image in x direction। तो वैसे ही, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, vx ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन, है ना, बट यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है, velocity of object with respect to mirror in x direction is equals to velocity of image with respect to mirror in x direction। किस डायरेक्शन में, वो नेगेटिव के बराबर होगा, माइनस डायरेक्शन। समझ में आया, ये वेक्टर साइन हटाओ, डायरेक्ट समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट मिरर के रेस्पेक्ट में इधर मूव कर रहा है तो मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज इधर मूव करेगा, दैट्स ऑल। अब मैं क्या करूं, इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अरे मुझे क्या फाइंड करना है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है। बेटा एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा, है ना, मैंने कुछ नहीं किया,
मैं मिरर को रेस्ट पर मानना चाहता हूँ, मतलब एवरीथिंग आई विल कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। यस, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अब मैं एक्स एक्स नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और यहाँ पर माइनस साइन था तो वो माइनस साइन भी लगा दिया, ठीक है, समझ आया। अब क्या करूँ, अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। चलो इधर उधर भेजो, क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, दैट इज ओके, क्या लिखूं, -2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर, समझ आया, -2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, और साथ में क्या लगाओगे, यहाँ पर आप लिख लोगे प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, गॉट इट, समझ आया, नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज है, आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने इस तरफ से मिरर को उस तरफ भेजा है इसलिए, है ना। मिरर की किस तरफ डायरेक्शन दी है, राइट डायरेक्शन में, यदि वेक्टर साइन यूज करते ना, तो वेक्टर साइन यूज करते तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेट्स से इसके साथ वेक्टर साइन यूज कर लो, बेटर होगा वेक्टर साइन यूज कर लो, है ना। यस, ये अच्छा होगा, वेक्टर साइन यूज कर लो तो आपको डायरेक्शन की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। आपको राइट डायरेक्शन है तो पॉजिटिव ले लेना, लेफ्ट डायरेक्शन है तो नेगेटिव ले लेना। यहाँ पर सारी चीजें मैंने लिख ली, विदाउट साइन आ रही है, समझ में आ रहा है ना, कैसे आ रही है, विदाउट साइन आ रही है, ओके डन, समझ आया, बस यही चीज है आपको ध्यान में रखनी है, ओके। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, यदि मिरर मिरर ये ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे है, ये इमेज है, इमेज, यदि मिरर है ना वाई डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से चलता है तो ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी नहीं है, समझ आ रहा है, इमेज की भी कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब इमेज भी कहाँ रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा, सिर्फ मिरर मूव करता रहेगा, ओके, समझ में आ रहा है। यदि मिरर मूव कर रहा है किधर, वाई डायरेक्शन में, यदि इधर उधर मूव कर रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, तो आंसर आएगा किससे, इस फॉर्मूला से जो डिराइव किया है ये वाला, ओके। पर यदि मिरर जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और सिर्फ मिरर वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इमेज में मूव नहीं करेगा। लेट्स से ये मिरर है ना, मिरर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इमेज किससे चलेगा, इमेज भी ऑब्जेक्ट की स्पीड से ही चलेगा, 10 मीटर पर सेकंड से। मिरर की वाई डायरेक्शन में कुछ भी वेलोसिटी हो उसका इमेज की वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, याद रखना, ठीक है। Yes, ये बेसिक चीज थी, तो मैं आपको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करता हूँ, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी, डोंट वरी, राइट। यस, तो अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है बहुत सिंपल सा, है ना। यस, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। यस, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, ऑब्जेक्ट राइट में मूव कर रहा है, मिरर मूव्स विद 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, ओके। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, जब भी ऐसे लिखा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता है, तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब क्या करोगे, फैक्टर साइन ले लो, है ना, कभी गड़बड़ नहीं होगी, है ना। लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने का है, दैट्स ऑल। अब क्या करूं, अब मैं यहाँ लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है, इधर, यहाँ सब वेक्टर साइन लगा लो, अच्छा रहेगा। अब मैं क्या करूं, माइनस लगा लो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, अब सारी चीजें साइन के साथ रखो, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में तो 5 लिख लिया, वेलोसिटी ऑफ मिरर लेफ्ट डायरेक्शन में तो -1 लिख लिया, इक्वल्स टू माइनस यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वो मुझे फाइंड करना है, पता नहीं किधर है, यहाँ माइनस साइन है ही तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर वो कितना है, वो लेफ्ट डायरेक्शन है, -1, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, क्या करूं, इसको उधर भेज लो, ये क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 इधर आ जाएगा माइनस का, और ये कितना है 1, तो क्या आ रहा है यहाँ पर 7, -7 मीटर पर सेकेंड, बेटा -7 मीटर पर सेकेंड मतलब इमेज लेफ्ट साइड जा रहा है इधर, -7 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, पीछे वाले फॉर्मूला को यूज करके करें तो क्या आएगा, पीछे वाले फॉर्मूला में क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, है ना, क्या आया था देखो, आ, या मैंने अभी पीछे समझाया था, मुझे याद है एक्चुअली, तो वो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, और यहाँ पर हमने लिखा था 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, ऐसा लिखा था। चलो तो रख लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5 हो गया, है ना, और 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो वो -1 है, तो आंसर आ गया 7 माइनस का। देखो दोनों से फॉर्मूला से भी वही आ रहा है, कॉन्सेप्ट से प्रॉपरली चलो तो भी वही आ रहा है,
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यस यस यस, आई होप अच्छा आया होगा आपको समझ में, है ना? नहीं आया तो आप इसको थोड़ा सा रिपीट करके एक बार देख सकते हैं, कोई दुख वाली बात नहीं है ना। एक और एग्जांपल इसीलिए मैंने आपके लिए रखा है ताकि आप और अच्छे से इसको समझ पाए, ठीक है? चलो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पहले वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर दो कंपोनेंट लिख रखे हैं, ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री एंगल पर, तो पहले इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, ये 10 है, तो 10 cos 60 डिग्री, 10 cos 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 5। अब y डायरेक्शन में तो 10 sin 60 डिग्री क्या मिलेगा, 5√3। और आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना? यस 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 यस, भूल गया, सॉरी, मैं यहाँ पर ही बना लेता हूँ। तो लेट्स से ये हो गया कितना, 10 cos 60 डिग्री, ओके, ये आ गया 5√3, ओके। और यहाँ कितना आएगा, तो 10 sin 60 डिग्री, ओके, या ये 5 ही आएगा, सॉरी, यस, और ये 5√3 आएगा, ओके डन। मैंने कुछ नहीं किया, इस 10 के 2 कंपोनेंट ले लिए, cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री, क्या लिखूं, 5 आई कैप और प्लस 5√3 जे कैप, ठीक है? ये तो गई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ मिरर। मिरर कैसे जा रहा है बेटा, देखो मिरर ऐसे जा रहा है ना? इसका मैं कंपोनेंट लेता हूँ, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ओके ओके। अब मैं ये 30 डिग्री ले रहा हूँ बेटा, ये कॉन्सेप्ट एक बार समझने के लिए है ना, अच्छे से समझ लो, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है आप अच्छे से डील कर पाओगे ना। तो मेरे सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, यस। सो 5 मीटर पर सेकेंड का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, तो 5 cos 30 डिग्री मतलब कितना, 5√3/2, ऊपर की तरफ 5 sin 30 डिग्री मतलब 5/2, राइट, गॉट इट, ओके। तो मैं वेलोसिटी ऑफ मिरर लिख लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना, ये इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो -5√3/2 आई कैप, ओके। और क्या लिखोगे, प्लस 5/2 जे कैप, ओके। वाई डायरेक्शन में मैंने पहले ही बोला मिरर की वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? चलो आप चाहो तो प्रॉपरली लिख सकते हो। इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, है ना? एक्स डायरेक्शन में आप क्या करोगे, आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। देखो यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, कभी गलत नहीं होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5, है ना, 5 आई कैप, और कौन है, प्लस 5√3 जे कैप, तो 5√3 जे कैप विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अब मैं इसमें मिरर की वेलोसिटी माइनस कर लूं, तो माइनस ऑफ 5√3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप, ये आ गया, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आएगी नहीं पता, तो मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख रहा हूँ माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो कितना है, वो कितना है, -5√3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप, ओके हो गया। क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, बस सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है वैसे, है ना, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे कुछ नहीं, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज दैट विल बी इक्वल टू, ओके, वो आपको मिलेगा -5 1+√3 आई कैप, ओके, और फिर आपको मिलेगा +5√3 जी कैप, सिंपल, ओके। वेक्टर्स आ रहा है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वेक्टर इज वेरी सिंपल थिंग, कुछ नहीं किया मैंने, एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस वाई डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस माना, बस ये आंसर आ गया, और कुछ नहीं बेटा, ठीक है, दैट्स ऑल, सिंपल सी चीज थी, खत्म। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, या यानी कि एक्चुअली क्या होता है कि यदि दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे से किसी एंगल पर रखे हैं, है ना, इस कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, यहाँ पर इनफ स्पेस है तो इसलिए यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड्स लिसन, मेरा कहने का मतलब है, लेट्स से यहाँ पर एक मिरर है और यहाँ पर दूसरा मिरर है, ठीक है? यदि दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, कितना है, थीटा, ओके, ये मिरर 1 मिरर 2, if two mirrors are inclined at an angle theta with each other, then हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ इमेजेस। तो बेटा नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करते हैं, देखो ये फॉर्मूला आप याद रखना है हमेशा, है ना, वैसे तो इतना देखा नहीं जाता इससे क्वेश्चन, लेकिन याद तो रखना है ना। सबसे पहले इफ 360 डिग्री अपॉन थीटा, यदि एक इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 ये सब,
तो यदि 360 में दोनों मिरर्स के बीच का एंगल लेट्स से 60 डिग्री एंगल है ना, 360 डिग्री डिवाइड बाय 60 डिग्री क्या आएगा 6। 6 इज एन इवन नंबर, है ना। दो मिरर्स एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? नंबर ऑफ इमेजेस। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलेंगी? तो 360 अपॉन थीटा माइनस 1, यानी कि 6 आया था, 6 माइनस 1। समझ आया? तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? 5। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 5 आएंगे। तो आप बोलोगे कि सर 5 क्यों आए? एक्चुअली क्या है कि 6 इमेज आने चाहिए, लेकिन एक इमेज जो होगा ना वो लेफ्ट वाले और इस मतलब इन दोनों ही इमेज से क्या होगा, इन दोनों का जो लास्ट इमेज है वो कॉन्साइड कर जाएगा, इसलिए -1 करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, if 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू ऑड नंबर। यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि यदि 360 डिग्री में यदि आप दोनों मिरर के बीच का एंगल यदि डिवाइड करते हो तो आपको एक ऑड नंबर मिलता है 13579 लाइक दैट। ओके, तो नंबर ऑफ इमेजेस आपको फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। तो भी 360 अपॉन थीटा से आया, लेट्स से 7 आया, तो 7 माइनस 1 6 इमेजेस बनेंगे। ओके, समझ आया? राइट। पर यहाँ पर शर्त लिखी है। क्या शर्त लिखी है? कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर। बेटा यदि ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर पर रखा है, कहाँ रखा है? एंगल बाइसेक्टर पर रखा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि थीटा इज इक्वल टू लेट्स से 40 डिग्री है। कहाँ है? 40 डिग्री, है ना। यदि 40 डिग्री है तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 40 डिग्री तो आपको मिलता है 9। 9 एज एन ऑड नंबर। कितना है? ऑड नंबर। पर यदि ऑब्जेक्ट जो है ना, यदि ये पूरा एंगल कितना था? 40 डिग्री, और यहाँ से 20 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन पर यदि ऑब्जेक्ट रखा है तो 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1, यानी कि 9 माइनस 1 8 इमेजेस बनेंगे। कितने? 8 इमेजेस। फॉर्मूला याद रखना है, 360 अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? आपको मिल रहा है ऑड नंबर, और ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर पर रखा है ना, जस्ट एंगल को हाफ करने वाली लाइन पर। तो हम बोल लेंगे कि 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1 नंबर ऑफ इमेजेस होंगे। ओके, नेक्स्ट, यदि एंगल बाइसेक्टर को छोड़ के कहीं और हो तो कितने बनेंगे? तो 360 अपॉन थीटा ही बनेंगे। कितने बनेंगे? 360 अपॉन थीटा, याद रखना है ना। इफ 360 अपॉन थीटा नॉट इक्वल टू इंटीजर, यदि इंटीजर के बराबर नहीं आता है हम क्या करेंगे? फिर हमें प्रॉपर्ली नंबर ऑफ इमेजेस डायग्राम बनाकर काउंट करना पड़ेगा, राइट। यस, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली मिरर फॉर्मूला पर। देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज है नीट के लिए मैंने डायरेक्टली वही ली है, मिरर फॉर्मूला। यदि आपको चाहिए कि पूरा डिटेल लेक्चर मिले, सर मेरे को रे ऑप्टिक्स पूरा डिटेल में सीखना, पॉइंट बाय पॉइंट शुरू से लेकर लास्ट तक, सो आई विल ब्रिंग अ लेक्चर, बट आपको इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा कमेंट में सो दैट आई कैन रीड, है ना। यस, सो आज का जो लेक्चर है ऑब्वियसली मैं आपके सामने लाइव नहीं हूँ, है ना, तो आपके क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर कमेंट में जो कुछ भी मेंशन करेंगे डेफिनेटली लाइव चैट में मैं उसको रीड करूंगा, और वो रीड करने के बाद मैं आप लोगों को क्या करूंगा मैं बताऊंगा, ठीक है। वो चीज मैं नेक्स्ट टाइम लेकर आऊंगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मिरर फॉर्मूला याद रखो। मिरर, कोई भी स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्केव और एक होता है कॉन्वेक्स, है ना। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली मैं आपको बता ही देता हूँ पहले। यस, या, तो लेट्स टॉक अबाउट अ स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है? एक पूरा लेट्स से एक स्फीयर है, पूरा कांच का गोला है ना। अब मैंने उसको कट कर दिया और उसका कुछ पार्ट ले लिया, ये वाला। यदि मैं इसके आउटसाइड इधर यदि पॉलिश लगा लूं तो ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, राइट। ये कॉनकेव हो गया। और यदि मैं क्या करूं, इसके अंदर की तरफ पॉलिश करूं, इधर की तरफ, तो बाहर वाली सरफेस क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्टिंग हो जाएंगी। तो इसको मैं बोलूंगा कॉन्वेक्स। क्या बोलूंगा? कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, अब यहाँ पर यदि इसका ये वाला पॉइंट बात करें जिसको हम बोलते हैं पोल, इसमें भी यदि इसको बात करें कौन सा इसका सेंटर पॉइंट, तो इसको मैं पोल बोलता हूँ, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है जो क्या कर रही है? पोल से जा रही है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब यदि कोई लाइट रेज सीधी सीधी ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए और रिफ्लेक्ट होकर जाए तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है उसको फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। यदि मैं इस वाली की बात करूँ, लाइट रे आई और यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई लेट से, तो मैं क्या करूंगा? ये रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, यहाँ पर आएगा फोकस। तो याद रखो, कॉनकेव मिरर फोकस कैसा होगा? फोकस रियल होगा, है ना। लाइक फोकस जो होगा वो इस रियल होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कैसा होगा? मिरर के पीछे होगा, यानी कि वर्चुअल होगा, ठीक है। सारी बात समझ, राइट। हाँ,
फोकस की वैल्यू याद रखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? यदि मैं एक स्पेरिकल मिरर को एक स्फीयर का पार्ट मान लूं, तो स्फीयर की जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर। ठीक है, दैट्स ऑल। ये सिंपल सी बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो F इज इक्वल्स टू R by 2 आपको ध्यान में रखना है। F इज कॉल्ड फोकस। फोकस क्या होता है? यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली लाइट रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी, वही पॉइंट क्या होता है? फोकस होता है। दैट्स ऑल, यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आ रही बात समझ? यस। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो कॉन्केव मिरर में ऐसे लाइट रे आती है और ऐसे कलेक्ट हो जाती है, समझ में आ रहा है ना? देखो मैं कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी अच्छे से डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। यस, तो यदि ये कॉन्केव मिरर है, लेट्स से ये कॉन्केव मिरर है, और इस कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा है, ऐसे लाइट रे आ रही है और आके वापस ये ऐसे जा रही है। ये लाइट रे पैरेलली है और फिर ये जा रही है। देखो सारी लाइट रेज जो पैरेलल आती है ना, वो एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड फोकस। और ये एक ही पॉइंट पर कलेक्ट हो रही है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। याद रखो, जब कभी कन्वर्जिंग मिरर बोले मतलब आपको कॉन्केव मिरर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा दिखता है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने ही करना होता है हमेशा। अब लाइट रे आ रही है ऐसे पैरेलल ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आ रही है। अब ये कहाँ जाएंगी? तो आपको क्या करना है बेटा, आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल कैसे? लेट्स से ये पूरा स्फीयर होता है जिसका सेंटर लेट्स से यहाँ कहीं होता, तो ये सेंटर, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो होती है ना, ये आर होती है। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, मतलब स्फीयर की रेडियस यार, और कुछ नहीं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपको पता है ना कि रेडियस जो होती है ये, इस तरह से मैंने ड्रॉ कर ली। अब ये क्या करेगी? नॉर्मल का काम करेगी। तो ये लाइट रे ऐसे जाएगी रिफ्लेक्ट होके, है ना? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी भाई। स्फेरिकल सरफेस हो चाहे प्लेन सरफेस हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होंगे। तो ये क्या जाएगा? ऐसे जाएगा। डन। जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल, जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल। अब मैं क्या करता हूँ, इन रिफ्लेक्टेड रेस को आगे एक्सटेंड करता हूँ। तो एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सटेंड करने पर ये इस जगह मिल रही है, तो फोकस यहाँ होगा। कहाँ होगा? यहाँ। याद रखना आपको क्या, कि कॉन्केव मिरर के लिए जो फोकस होता है ना, वो रियल होता है। एंड जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रेज डाइवर्ज हो जा रही है, फैल जा रही है ना मिरर से टकराने के बाद, तो डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसका फोकस जो होता है वो वर्चुअल होता है। जब भी मिरर के पीछे बने वर्चुअल, मिरर से पहले सामने की तरफ बन जाए तो रियल। ओके, रिमेंबर। अब मैं आपको साइन कन्वेंशन सिखाना चाहता हूँ, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। साइन कन्वेंशन फॉर सॉल्व यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। ओके, हाँ, अब मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या फिर 2/r भी लिख सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्वेश्चन में या तो दिया होगा या हमें फाइंड करना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट v, ये होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू, पोल। पोल समझ में आया ना? सेंटर पॉइंट जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट करके जा रही है। नेक्स्ट u, u इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पोल, विथ रेस्पेक्ट टू पोल। बस दैट्स इट, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं बात करता हूँ इनकी डायरेक्शन की। बेटा इनकी डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इनका साइन कन्वेंशन, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सो लेट अस लर्न द साइन कन्वेंशन। रिमेंबर, देखो कैसे होता है साइन कन्वेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कॉन्केव मिरर। क्या कर रहा हूँ? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। लेट से यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, लेट से ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रे जा रही है ना, तो ये ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जो डायरेक्शन है, इसको मैं हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन लूंगा। क्या लूंगा? पॉजिटिव। और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, मिरर के रेस्पेक्ट में टुवर्ड, मिरर को हमेशा पोल को ओरिजिन मान लो। क्या मान लो? पोल को हमेशा ओरिजिन मान लो। तो राइट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, और लेफ्ट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। सिंपल, बस ये ध्यान रखना है। यही होता है साइन कन्वेंशन। अब जो भी डिस्टेंस है पोल के रेस्पेक्ट में, जो भी डिस्टेंसेस राइट डायरेक्शन में आ रही है पॉजिटिव ले लो, जो भी डिस्टेंसेस लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है नेगेटिव आएगी। ठीक है, इसका मतलब एक बात समझ में आई, यू हमेशा नेगेटिव होगा। यू मतलब व्हाट? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, है ना? तो वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। क्यों?
ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। जब कभी भी रियल ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट्स ऑल। यस, चले आगे। तो आपको एक बात और पता चली, यदि रियल इमेज बन गई इसके लिए तो कैसी आएगी, रियल इमेज बनी तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव आएगा, इस डायरेक्शन में बन रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में तभी रियल होगा, यदि वो मिरर के पीछे बन रहा है तो वो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल होगा तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, याद रखना। चल सॉल्व करें। तो अभी आपको बेसिक चीजें मैं समझा रहा हूँ, याद रखो। कॉन्केव मिरर के लिए यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू नेगेटिव, फोकस फोकस ऑलवेज नेगेटिव, क्यों, क्योंकि वो इस तरफ आएगा, फोकस हमेशा यहाँ आता है, तो वो भी कैसा होगा, नेगेटिव, ओके। ये चीजें याद रखना, वी पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी वो बाद में देखेंगे, है ना। नेक्स्ट कॉन्केव मिरर की बात करता हूँ, यदि मैं कॉन्केव मिरर की बात करूँ ऐसा, तो कॉन्केव मिरर में क्या होगा, कॉन्केव मिरर में लेट से यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ से लाइट रे जाएंगी, लाइट रे जाने के बाद फिर ये क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, तो फोकस कहाँ होगा, फोकस यहाँ होगा, ठीक है, ये फोकस आ गया। हाँ, इसके लिए आर कैसा आएगा, आर भी नेगेटिव आएगा, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो इस तरफ आएगा ना। यस, नेक्स्ट इसके लिए बात करूँ तो ये हो गया यू, यू क्या होता है, यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो मतलब ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव और ये वाली डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव। याद रखो ऑब्जेक्ट की साइड हमेशा नेगेटिव होती है ना। यस, अब मैं क्या करूँ, वी पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, पता नहीं, है ना। फोकस फोकस कैसा होगा, फोकस पॉजिटिव होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, याद रखना, ठीक है। ये हो गया कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर के लिए, यानी कि कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए बेसिक चीजें हैं, साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल से याद रखो, लेफ्ट साइड मिरर के लेफ्ट साइड, है ना, यदि ये मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस तरफ नेगेटिव ले लो, उस तरफ पॉजिटिव ले लो, ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, अब पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होनी चाहिए ये पूछ रहा है ना। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, आरओसी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 10। अब एक बात बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली इस तरफ कहीं आ रही होगी, ऐसा है, कॉन्केव है, ऑब्वियसली ये कितना होगा, -10 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना होगा, फोकस की वैल्यू होती है r/2, मतलब -10/2 मतलब -5, तो -5 सेंटीमीटर फोकस आ गया। यू क्या होता है, यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो -40, दिख रहा है ना, ये तो है 0,0 और ऑब्जेक्ट का है -40,1, राइट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ u इज -40, दैट्स ऑल, तो ये -40 आ गया, है ना, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस देखना है हमें बस। ओके, ऑब्जेक्ट की कोई हाइट पूछे तो क्या बोलोगे, 1 सेंटीमीटर, उसकी जरूरत नहीं है हमें, तो बस इमेज की पोजीशन बतानी है ना। u आपको पता चल गया -40, अब आपको v फाइंड करना है, तो क्या करोगे, आपके पास फॉर्मूला है यार, 1/v + 1/u = 1/f। आप चाहो तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। आपको क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, तो चलो वैल्यू रखते हैं, 1/v = क्या करूँ, -1/u, तो -1/u, u की वैल्यू -40, ये -40 आ गया, समझ में आया ना आपको। अब यहाँ पर क्या है, +1/f, तो 1/f, f की वैल्यू -5, तो ये -5 डाल दिया। ओके, इसको आप क्या करते हो, एलसीएम लेके सॉल्व करते हो, तो क्या मिलेगा, ये आपको, आपने इसका एलसीएम लिया, तो लेट्स से 40 ही आया, एलसीएम तो नीचे 40 आया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, तो प्लस का 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -5 है, इसका माइनस रहेगा यहाँ पर, और यहाँ आएगा 8, तो आंसर आ गया -7/40। तो v की वैल्यू क्या आएगी, v 1/v की वैल्यू -7/40, तो v की वैल्यू आ रही है -40/7। ओके, तो याद रखो -40/7 सेंटीमीटर, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब किस तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ ये बनेगा, राइट, यानी कि देखो उसकी जो पोजीशन आएगी ना, वो पोजीशन कहाँ आएगी, देखो -40/7 मतलब इधर कहीं होगा, इधर कहीं आएगी, समझ आ रहा है ना। यस, दैट्स ऑल। तो ये सिंपल सा बनेगा, मतलब इस इधर कहीं इस लाइन के अलोंग कहीं बनेगा, ओके, दैट्स ऑल, सिंपल। अब आपसे पूछ ले, इतना तो आपको समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ मैग्निफिकेशन, किसकी बात करता हूँ, मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो ये दिखाती है कि ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाई हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज, सॉरी, इमेज कितना मैग्नीफाई हुआ, मतलब इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बढ़ गई या कितनी कम हो गई।
तो फॉर एग्जांपल ये m इज इक्वल टू रेशियो ऑफ v एंड u, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u, याद रखो क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u, और इसकी एक और लिख सकते हैं h2 बाय h1, क्या लिख सकते हैं h2 बाय h1, मतलब हाइट ऑफ इमेज, ऐसे लिख लो, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखो बस, दैट्स ऑल। सो एम बोले तो मैग्निफिकेशन, क्या होता है मैग्निफिकेशन, कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, मैग्निफिकेशन। ओके, यहाँ हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर मैंने एम के सीधे सीधे फॉर्मूलाज लिख लिए, आपको किसी भी हालत में याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, मतलब इमेज वो ऑब्जेक्ट का कितना गुना होगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ माइनस ऑफ v बाई, माइनस ऑफ माइनस 40/7 डिवाइड बाय माइनस 40 था, u की वैल्यू माइनस 40 थी, तो माइनस, ये माइनस हटा दो, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस ऑफ 1/7, क्या आ रहा है माइनस ऑफ 1/7। बेटा m की वैल्यू नेगेटिव आई, क्या है नेगेटिव, ओके, और 1/7 आई, मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट का 1/7 होगा, है ना, 1/7 टाइम्स होगा। नेक्स्ट, इसकी ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है, समझ में आया, रियल है या वर्चुअल है, कैसा आ रहा है, ऑब्वियसली इस तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो कैसा है, वो रियल इमेज है। नेक्स्ट, सीधा है या उल्टा है, नेगेटिव आया तो उल्टा, पॉजिटिव आया तो सीधा, नेगेटिव का मतलब उल्टा, नीचे की तरफ, ऐसा, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इमेज ऐसा बनेगा, है ना, तो इसका इमेज कैसा आना चाहिए, देखो इसका इमेज यहाँ पर आना चाहिए ऐसा, इस पॉइंट पर, गॉट इट, ये आ जाएगा, दैट्स ऑल, तो यही था और कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात थी। देन आगे चले, आई होप आपको समझ में होगा, सिंपल मिरर फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, अभी बहुत सारा आएगा इसका, है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे मिरर फॉर्मूला का, जल्दी जल्दी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट, कन्वर्जिंग रेज मतलब इस तरह से आ रही है, आर इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर सो दैट देयर एक्सटेंशन इंटरसेक्ट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मतलब क्या है, ये कॉन्केव मिरर है लेट्स से, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ से कुछ कन्वर्जिंग बीम्स आ रही है, ये कन्वर्जिंग बीम आ रही है, ये क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पर 30 सेंटीमीटर पर, क्या, एक मिनट, द रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग इज, अच्छा वो डाइवर्जिंग रेज है, सॉरी, तो डाइवर्जिंग मिरर बनाना पड़ेगा, कन्वर्जिंग नहीं, यस। तो देखो सिंपल सा डायग्राम है, बना रहा हूं मैं, ये मैंने बना दिया एक डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। नेक्स्ट, दिस इज माय बच्चा, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज आ रही हैं ऐसे, ये कन्वर्जिंग लाइट रेज है, ये आ रही है, और ये जो है ना, ये मिरर के पीछे 30 पर मिलनी चाहिए, कहाँ पर 30 पर, ये 30 पर मिला दी मैंने, ये जो डिस्टेंस हो गई ना 30 हो गई, ओके, बट ये हो रहा है कि क्या हो गई, क्वेश्चन में बोला है कि डाइवर्ज हो गई, सॉरी ये ऐसे डाइवर्ज हो गई, तो डाइवर्ज होने के बाद कहाँ मिल रही है, 1.2 मीटर बिहाइंड, ओके, तो ये डाइवर्ज हो रही मतलब ये ऐसे कहीं जा रही होगी, हम इसको कुछ अलग तरह से ड्रॉ करना था, चलो जो भी है, अब मान लो कि ये कैसे जा रही है, ये डाइवर्ज होकर ऐसे कहीं जा रही है, मतलब कि कहीं इनको ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाना चाहिए था, पर वो इधर, यानी कि कहाँ पर मिल रही है फाइनली, v यहाँ पर आ रहा है 120 मीटर, 120 सेंटीमीटर, तो 1.2 मीटर बोला है मतलब 120 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है आपको, आपको ये ध्यान में रखना है कि u की वैल्यू आएगी कितनी, u की वैल्यू बेटा, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट में हो ना, तो ये नेगेटिव होता है और ये वाली पॉजिटिव, तो अभी क्या है, अभी u इधर आ रहा है 30 पर, ये 30, u की वैल्यू मैं लिखूंगा +30, b, b तो 120 पर आ रहा है, तो b की वैल्यू 120, अब आपसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द फोकल लेंथ, बस 1/v + 1/u = 1/f, ओके, क्या करें, ड्रॉ कर, सॉल्व करते हैं, तो 1/120 + 1/30 = 1/f, ओके, ये सिंपल सी चीज है, और यहाँ से इसको सॉल्व करते हो तो फोकस की वैल्यू आ जाती है 24 सेंटीमीटर, कितनी आती है 24 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। आपको यदि डायग्राम सही से नहीं समझ में आया तो मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, डोंट वरी, है ना, राइट, चल, कुछ भी नहीं किया, मिरर फॉर्मूला यूज किया, अब आपको ये नहीं पता चल रहा होगा सर आपने दोनों को पॉजिटिव क्यों ले लिया, है ना, राइट, चल अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ इसका डायग्राम, राइट, ये लेजर पॉइंटर यूज करता हूँ और इसका डायग्राम आ गया, ध्यान से देखो, लाइट रे इस तरह से आई, इस तरह से आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, तो यदि ये आ रही थी तो आते वक्त ये यहाँ पर मिलनी चाहिए थी, है ना, ये वाली भी लाइट रे आ रही थी तो इंसिडेंट रे यहाँ मिलनी चाहिए थी,
वो मिरर के पोल से 30 सेंटीमीटर आगे था, मतलब 30 हो गया, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, डाइवर्जिंग रेज है, मतलब डेफिनेटली डाइवर्जिंग मतलब ये कैसा मिरर होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो ये डाइवर्जिंग रेज आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलती है वो क्या होता है, वो तो इमेज होता है। तो यहाँ पर इमेज बन गया, और ये 120 सेंटीमीटर दूर यानी 1.2 मीटर दूर, P की वैल्यू प्लस 120, U की वैल्यू प्लस 30। क्यों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट में नेगेटिव, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो इसलिए U पॉजिटिव, V पॉजिटिव, F पे कैसा है पॉजिटिव। दैट्स ऑल ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना? यस, तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, ठीक है? हाँ जी, क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन इन M1, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, O का, यस, यहाँ पर मैं लेजर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। यस माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब है कि लेट्स से ये O पॉइंट है, O पॉइंट पर कौन है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का सबसे पहले M1, तो ये वाला देखो, ये M1 है, ये कॉन्केव मिरर M1 है, तो सबसे पहला 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट इसका M1 में रिफ्लेक्शन बनेगा। तो रिफ्लेक्शन बना, उसका इमेज फिर इस प्लेन मिरर में बनेगा, समझ आ रहा है? अब प्लेन मिरर में जहां इमेज बना, उसका फिर से इस M1 में क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इस तरह से 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। बेटा इतना लेंगे आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ऐसी चीजें जरूरी है ताकि आपका माइंड थोड़ा सा शार्प है, अच्छे से सोचने के काबिल बने, है ना? yes. चलो इसको फटाफट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन वन, मैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन वन की बात करता हूँ, तो किस में हो रहा है, M1 में हो रहा है। तो उसके लिए मैं बोलूंगा क्या कि यार भाई ये वाला जो है ना, ये तो 15 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर, ओके। और ROC दी है कितनी, 20, तो F कितना आ गया, F आ गया 10। चलो, तो ये है 15, चलो फटाफट लिखते हैं। Q की वैल्यू आ गई -15, है ना? क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा है तो माइनस, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है ना, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, तो पॉजिटिव आता। यू आ गया 15। अब क्या करूं, अब मुझे क्या करना है, फोकस, फोकस लिखना है, तो फोकस इज ऑब्वियसली दैट इज -10, क्योंकि फोकल लेंथ इसकी इसी तरफ आएगी, है ना, -10। चलो v फाइंड करना है, तो अब क्या करूंगा, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, है ना, 1/v, ओके, माइन प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फटाफट इसमें वैल्यू रखोगे तो आपको क्या करेगा, 1/v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/u, ओके। और यहाँ पर है प्लस 1/f, तो माइनस ये 1/k आ गया, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करते हो, v की वैल्यू कितनी मिलती है आपको, मिलती है v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। कितनी मिलती है, 30 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ v। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ओके, यस। तो अब आपको समझ में आया कि जो इमेज बनी वो इस मिरर से 30 सेंटीमीटर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इसी डायरेक्शन में थी, कहां पर बनेगा 30 सेंटीमीटर, वही 30 सेंटीमीटर यहाँ बन गया। अब देख लो सेकंड मिरर से कितना डिस्टेंस पर है, टोटल 45, तो ये यार ये वाला जो हो गया टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक 30 आ गया। अब ये कितना बचेगा, ये तो 15 बचेगा। तो अब इसका सेकंड इमेज बना लो, तो रिफ्लेक्शन नंबर 2 किधर होगा, वो प्लेन मिरर पर होगा। यदि ये 15 है तो वो इधर भी 15 पर बनेगा, क्या बनेगा, 15 पर। तो मैं बोलूंगा कि ये क्या बन रहा है इधर, यदि इसके लिए u15 है तो v इसके लिए क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू -15 है तो v इज इक्वल टू +15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +15। समझ रहे हो ना यार, यहाँ पर 15 है ये डिस्टेंस, तो इधर भी ये 15 हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब थर्ड रिफ्लेक्शन नंबर 3, रिफ्लेक्शन 3 जो कि फिर से इस कॉन्केव मिरर में होगा, इसके लिए u कितना होगा, u काउंट करते हैं टोटल, है ना। तो देखो सबसे पहले तो इसका पोल, पोल से 40 सेंटीमीटर दूर है प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर समझ में आ गया 40 + 15 कितना हो गया, माइनस लगाना पड़ेगा, 40 + 15 माइनस, क्यों, समझ में आ रहा है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसके इस तरफ है वो इमेज, सेकंड इमेज, ओके। तो उसका फिर से इमेज बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 40 + 15 मतलब -55, -55, ओके। v फाइंड करना है, फोकस पता ही है कितना है, -10। चलो 1/v इज इक्वल्स टू -1/u, 1/u मतलब -1/55, और प्लस 1/f, तो ये आ जाएगा माइनस ये ऐसा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू हमें मिलेगी, कितनी मिलेगी, v की कुछ वैल्यू मिलेगी जिसका आंसर मैंने लिख रखा है ताकि टाइम सेव कर पाए, राइट। दिस वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं, एंड दैट इज -12.5 सेंटीमीटर। ये आ रहा है -12.5 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, -12.5 सेंटीमीटर, राइट वर्ड, समझ में आ रहा है ना, इस मिरर से इस तरफ -12.5 सेंटीमीटर पर बनेगा।
दैट्स ऑल। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग 1 और 1.5 मिनट में आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मैग्निफिकेशन मतलब रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज रेशियो ऑफ height of, yeah, it is the ratio of height of image to the height of object। बस यही चीज है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है जो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, अपना काम हो जाएगा। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस। हाइट ऑफ इमेज से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो लेना है, बस दैट्स ऑल, ठीक है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इट इज माइनस ऑफ v बाय u। ओके, माइनस ऑफ v बाय u। तो ये कुछ सिंपल सी चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। okay? यस, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, ये इमेज डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। दैट्स ऑल। ये सिंपल सी चीजें आपको आती है तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। दैट्स ऑल। साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है ये फॉर्मूला, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेटरल मैग्निफिकेशन के बाद एक क्वेश्चन है। An extended object is placed perpendicular to the principal axis of concave mirror। तो सबसे पहले concave mirror ड्रॉ कर लो फटाफट बिना सोचे, प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर लो, और perpendicular to लिखा हुआ है ना। हाँ, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ROC की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ये वाली डिस्टेंस यू जो दे रखा है ना, ये 15 दे रखा है, पर 15 मिरर, मिरर की रिफ्लेक्टिंग के लेफ्ट में, तो मतलब समझ में आ गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने मतलब माइनस आएगा, ये माइनस आ गया। चलो, अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द लैटरल मैग्निफिकेशन। तो इसका कहीं इमेज बनेगा, वो फाइंड करना है। फोकस कितना होगा, फोकस इज इक्वल्स टू r/2। r/2 मतलब 20/2, और कॉन्केव मिरर है तो नेगेटिव आएगा, कितना आएगा, नेगेटिव, तो -10। ओके, बस अब लगा लो फॉर्मूला, लगा ले। अब ऐसे कर सकते हो, देखो आपको फॉर्मूला याद है, देखो यहाँ पर एक शॉर्टकट बताता हूँ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। आपको फॉर्मूला याद है। अच्छा, 1/v की वैल्यू क्या होगी, 1/v इज इक्वल्स टू, तो इधर भेज लो, 1/f माइनस 1/u। ओके, एलसीएम ले ले, तो क्या आ रहा है, u माइनस एफ डिवाइड बाई यू एफ इक्वल्स टू 1/v। यहाँ से मुझे v मिल गया, v इज इक्वल्स टू एफ यू अपॉन u माइनस एफ। तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया इमेज डिस्टेंस। और यदि आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है तो मैग्निफिकेशन इज व्हाट, माइनस ऑफ v बाई यू। माइनस ऑफ v बाई यू लगा लो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, और यहाँ माइनस है, तो ये आपको याद रखना है, एफ यू अपॉन एफ माइनस यू। ये शॉर्ट फॉर्मूला है जो आप ध्यान रख सकते हो, है ना। यस, आप चाहो तो प्रॉपर फॉर्मूला याद रख लो, आप चाहो तो ऐसे कर लो। तो यहाँ पर मैं m यूज कर लेता हूँ, f की वैल्यू दे रखी है -10, u की वैल्यू है -15, डिवाइड बाय f माइनस यू, मतलब -10 और माइनस ऑफ माइनस यू कितना है, माइनस यू की वैल्यू आ रही है कितनी, 50। गॉट इट। आंसर कितना आ रहा है, ये +15, और ये तो नीचे तो आ जाएगा 5, और ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 150। ओके, कितना आ रहा है, 30। ये कितना हो गया, समझ में आया ना आपको, या एफ यू अपॉन एफ माइनस यू, सॉरी सॉरी सॉरी, एफ यू अपॉन एफ माइनस यू डिवाइड बाई यू भी तो करेंगे बेटा, यू, ये डिवाइड बाई यू, क्योंकि माइनस वी बाई यू था ना, ये लिख लिया मैंने। ओके, एम का फॉर्मूला आ गया। हाँ, तो इसमें अब कौन डिवाइड हो रहा है, ये भी तो डिवाइड हो रहा है, यू मतलब 15 डिवाइड हो रहा है। हाँ, अभी आ रहा है कितना, यहाँ पर आ रहा है -10 डिवाइड बाई, ये कितना आ रहा है 5, तो यहाँ आ रहा है -2, क्या आ रहा है, -2। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट जो भी इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसे रखा है, इमेज उल्टा बनेगा, और उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, -2। कितना होगा, -2। समझ आया ना, राइट। क्या हो रहा है, ये देखो, ये u से ये u कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल m का फॉर्मूला आपको याद रखना है, f अपॉन f माइनस यू, f अपॉन f माइनस यू, ये याद रख लो, शॉर्ट फॉर्मूला, बस बात खत्म। ओके, आप चाहो तो प्रॉपर कर ही सकते हो, आपको पता है -v/u, तो उससे भी आओ तो एक ही बात है ना। आप चाहे तो f अपॉन f माइनस यू याद रख लो। ओके, डन, समझ आया आपको। तो यहाँ आंसर आ रहा है -2। हाँ जी, और मैं आपको एक बार इसका फॉर्मूला फटाफट रिवाइज करा लेता हूँ कि m का फॉर्मूला क्या क्या होता है। m का एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो -v/u, दूसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हो h इमेज अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आप m का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, और आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख सकते हो
एफ अपॉन एफ माइनस यू, और ये भी लिख सकते हो एफ माइनस वी बाय एफ। आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर आना ही आना है। ओके, दैट्स ऑल, दिस आर द टू फॉर्मूलाज, यू कैन डू इट। ओके, डन, यस। तो इस क्वेश्चन में आप लोग u दे रखा है, f दे रखा है, रखो वैल्यू, आंसर लाओ, -2 आ रहा है, ठीक है। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड होगा, यदि ऑब्जेक्ट इस तरह है तो इमेज उल्टा बनेगा, ठीक है, डन, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन लुक्स इनटू अ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर में है, ठीक है, देख रहा है वो। हाँ, साइज ऑफ इमेज ऑफ हिज फेस इज ट्वाइस द साइज ऑफ हिज फेस, यानी कि उसका जो एक्चुअल साइज है फेस का, उसका डबल दिखाई देता है ना। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है, मैं अपना चेहरा डबल दिख रहा हूँ, मतलब मुझे मेरा चेहरा एक तो सीधा ही दिख रहा है और ऊपर से मेरे चेहरे का डबल साइज का दिख रहा है। इफ फेस इज एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द नेचर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहले तो एक बात समझ में आई, उसको तो फेस सीधा सीधा दिख रहा है ना, इन्वर्टेड नहीं दिख के इरेक्ट दिख रहा है ना। यस, यदि उसको इरेक्ट दिख रहा है तो मतलब ऑब्वियसली कैसा होगा, ऑब्वियसली वो वर्चुअल इमेज होगा। कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ओके, और वर्चुअल इमेज होगा मतलब कैसा होना चाहिए, है ना, राइट, आपको पता चल रहा है यहाँ पर। वर्चुअल इमेज हुआ मतलब कि यहाँ पर डबल साइज का दिख रहा है, तो m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सीधा दिखाई दे रहा है तो इसलिए पॉजिटिव लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पॉजिटिव, +2। भाई m की वैल्यू जो हो गई वो +2 हो गई, कितनी हो गई, +2। अरे यार, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज की डबल है और इरेक्ट है, मतलब सीधी दिख रही है तो +2। उल्टी दिखाई दे रहा हो तो उसका फेस उल्टा दिखता तो -2 लिखता, ठीक है, दैट्स ऑल। हाँ, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया, क्या समझ में आया, एक चीज तो मुझे समझ में आई, क्या कि इमेज जो होगा ना ये सीधा दिखाई दे रहा है और ऊपर से डबल साइज का दिखाई दे रहा है, तो वर्चुअल इमेज हुआ, कैसा, वर्चुअल। ओके, रियल इमेज नहीं होगा, तो ये तो नेचर पता चल गई, वर्चुअल होगा, सीधा होगा, है ना, और डबल होगा। चलो, अब क्या करें, अब तो फॉर्मूला मुझे पता है। इसने दे रखा है कि फेस इज एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, यानी कि वो जो मिरर है ना, उस मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, u की वैल्यू आ गई -20, सिंपल, क्योंकि वो मिरर के सामने है। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, आपको ये फॉर्मूला याद है, m इज इक्वल टू, याद है ना ये फॉर्मूला क्या होता है, f अपॉन f माइनस यू, वैल्यू रखो, 2 इज इक्वल्स टू f, f तो फाइंड करना है तो रहने दो f, नीचे f माइनस यू मतलब माइनस और -20, सॉल्व करें, क्या आ रहा है, 2f प्लस 40 इज इक्वल्स टू f, f इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -40, डन, राइट। कोई हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 इंटू फोकस मतलब -80, -80 मतलब 80 सेंटीमीटर उसकी क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये माइनस, यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आ रही है तो मतलब कैसा मिरर है, यदि ऐसा होता तो ये डायरेक्शन नेगेटिव और ये पॉजिटिव होती, तो ये तो हो नहीं सकता। यदि ये ऐसा मिरर है तो क्या हो रहा है, तो ये देखो, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने की डायरेक्शन नेगेटिव और पीछे की डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब इधर ही आ रहा है, तो यहाँ रेडियस हो रही है तो ये नेगेटिव, तो मतलब ये तो कॉन्केव मिरर हुआ। आंसर इज दिस इज कॉन्केव मिरर। दैट्स ऑल, सिंपल सी चीज थी, अच्छे से समझने की थी, आपको ये समझना है, दैट्स ऑल। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही पूछता हूँ मैं, फालतू के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला नहीं हूँ। ओके, यस, ठीक है, यस, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी लेटरल मैग्निफिकेशन वगैरह ये सब फॉर्मूलाज की बात करनी है, जल्दी से फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। यस, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ क्या, कि यार आपको लेट से कोई इमेज दे रखा है ना, और एक मिरर दे रखा है, तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, कुछ थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, यहाँ मैं बात करता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी कि कोई भी इमेज बन रहा है ना तो उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे वो देखना है। चलो, तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले याद रखो पहला केस, पहला केस, ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो है इज, ये प्लेन नहीं, ये स्फेरिकल मिरर है, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस
क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आपको पता है कि यार ये लेट से कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और ये ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ऐसी कंडीशन में मुझे समझ में आता है कि यार मुझे मैग्निफिकेशन को यूज करना चाहिए, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज वो इंपॉर्टेंट है। तो m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाय u होता है, सबको पता है। दैट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या करूं? या वो परपेंडिकुलर टू ऐसे मूव कर रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो इसका मतलब मुझे हाइट वाला y कोऑर्डिनेट को देखना है। y कोऑर्डिनेट कौन होता है? हाइट होती है। चल ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं लिखना चाहता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाय u, ओके, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो dh बाई dt, मतलब ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u। v पता ही है इमेज डिस्टेंस, और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये आएगा dh नॉट बाई dt। गॉट इट? dh नॉट बाई dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या लिखूंगा? dh नॉट बाई dt, ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन। याद रखना, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, डी एच आई अपॉन डी टी कितना आ रहा है? दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज इन y डायरेक्शन। समझ आया? राइट, बस ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें थी जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए थी। ओके, आया समझ? अभी क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। राइट, यहाँ पर v कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, सिर्फ क्या हो रहा है, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, तो इसलिए हाइट को हमने डिफरेंशिएट किया। यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा होता तो क्या होता, हमारा क्या कांस्टेंट रहता? हमारा v और u वेरिएबल रहता, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहता। चलो आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में ये पहली चीज आपने देख ली, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड केस, ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं सेकंड केस डिस्कस कर रहा हूँ, केस नंबर 2। ये इसका काम अभी नहीं है ना, हाँ। तो यहाँ मैं केस नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से कि ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये चैप्टर थोड़ा सा भारी पड़ता है, बट इसे एक बार समझ लो तो हो जाएगा, है ना। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। चलो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कराते हैं, मतलब कि लेट्स से ये मिरर हो गया और ऑब्जेक्ट या तो इधर या फिर उधर मूव कर रहा है, तो इमेज भी मूव करेगा। तो मैंने समझ में आ गया कि यार जो m होता है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑफ माइनस ऑफ v बाई u होता है ना। मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, उससे करने से मतलब नहीं, क्योंकि m की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो मैं मिरर फॉर्मूला यूज करता हूँ, 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल्स टू 1 बाय f। 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल्स टू 1 बाय f। अब क्या करूँ, v v में चेंज आ रहा है, क्यों? क्योंकि u में चेंज आ रहा है। अरे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग यदि ऑब्जेक्ट भागेगा तो u तो चेंज हो गई ना, फोकस हमेशा कांस्टेंट रहता है, कोई नहीं बदल सकता। मैं क्या करूँ, पूरी इक्वेशन को मैं टाइम से डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, सॉरी। तो 1 बाय वी स्क्वायर, 1 बाय वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1 बाय वी स्क्वायर, ओके, डीवी बाय dt माइनस 1 बाय यू स्क्वायर डी बाय dt इज इक्वल्स टू 0, ये आता है। अब क्या करूं, या तो ये मुझे dv बाय dt हो गया ना, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया। क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज। du बाय dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फाइनली क्या मिल रहा है? फाइनली मुझे मिल रहा है कि माइनस ऑफ 1 बाय वी स्क्वायर, और ये आ रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी को ऐसे थोड़ा सा ऐसे डार्क लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, कर जाएगा तो ये प्लस 1 बाय यू स्क्वायर आ रहा है, और ये आ रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, क्या आएगा? माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट्स ऑल, फॉर्मूला मिल गया रेडीमेड, दैट्स ऑल, ठीक है। यस, ओके, यही सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है, दैट्स ऑल, है ना। राइट, ओके, डन। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करे तो आपको मिरर फॉर्मूला से फाइंड करना होता है, और जब भी यदि वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस चल रहा है तो हम किससे यूज करते हैं? हम लोग मैग्निफिकेशन से यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर इस तरह से जा रहा है, तो साइज को मान सकते हैं, एक तरह से साइज बढ़ रही है घट रही है ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, डन, दैट्स ऑल। ये भी बहुत सिंपल सी चीज थी जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको इग्नोर नहीं कर सकते।
नेक्स्ट, थर्ड थर्ड फॉर्मूला बात करता हूँ मेरे दोस्तों, ये लास्ट है ना, उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो थर्ड की बात करता हूँ, ऑप्टिकल पावर ऑफ मिरर, ऑप्टिकल पावर ऑफ मिरर। किसी मिरर की ऑप्टिकल पावर कितनी होती है? तो दैट इज कॉल्ड माइनस ऑफ वन बाय फोकल लेंथ, माइनस ऑफ वन बाय फोकल लेंथ। ओके, या पावर को P लिख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन बाय F। ओके, और यूनिट इसको डायोप्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिट इसकी हम लिखते हैं यूनिट डायोप्टर। ओके, ये यूनिट हो गई इसकी पावर की, है ना, वन बाय एफ डायोप्टर। यस, तो फोकल लेंथ को डायरेक्टली डिवाइड करना है, माइनस ऑफ वन बाय एफ, दैट्स ऑल। ओके, ये ऑप्टिकल पावर हो गई, ऑप्टिकल पावर। ठीक है, डन। चल फटाफट अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को हम जल्दी डिस्कस कर लें। तो उससे पहले थोड़ा और एक छोटी मोटी चीज देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेट से दे रखा है कि इफ, इसको हटाओ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यहां पर लिख रहा हूं मैं, द ऑब्जेक्ट इज lying along principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस। यदि जो ऑब्जेक्ट है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, ऐसे लेटा हुआ पड़ा है ना। यस, अब क्या करना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है लेकिन उसकी साइज नेग्लिजिबल नहीं है, एंड इट इज नॉट वेरी स्मॉल, सो इट इज नॉट वेरी स्मॉल, तो मतलब मैं इसकी साइज को कंसीडर करूंगा, साइज इज कंसिडरेबल, तो एंड साइज इज कंसिडरेबल, साइज जो है वो कंसिडरेबल है, तो उस कंडीशन में मैं मैग्निफिकेशन को क्या बोलता हूँ, अब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u2 माइनस u1। याद रखना कैसे कैसे कैसे, देखो लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी मिरर है, और ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा रख रखा है, मैं ये वाला बोल लूंगा ये u1 हो गया, ये वाला u2 हो गया, इसका जहां पे भी इमेज बने तो मैंने बोल दिया कि ये तो v1 हो गया या v2 हो गया, जो भी है v1 और ये v2, जो भी है समझ लो आप। ठीक है, तो मैंने v2 बोल दिया या v1 बोल दिया, जो भी है, और ये v2 यहाँ वाला। ठीक है, यस, ये हमेशा इन्वर्टेड बनता है, ध्यान रखना, मतलब आगे वाला को ना पीछे वाला बन जाता है, पीछे वाला आगे दिखता है। ठीक है, ओके, मतलब लेफ्ट साइड वाला राइट दिखता है, राइट वाला लेफ्ट दिखता है, और कुछ नहीं। हाँ, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है कि साइज इज कंसिडरेबली स्मॉल, कंसिडरेबल, और यदि इट इज वेरी स्मॉल, इफ इट इज वेरी स्मॉल, यदि वेरी स्मॉल होती तो क्या करते हैं, वेरी स्मॉल, साइज बहुत ही स्मॉल है तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, dv बाई du, मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं और कुछ नहीं, तो dv बाई du, वैसे ही मतलब 1 बाई v प्लस 1 बाई u इज इक्वल्स टू 1 बाई f, उससे भी कर सकते हैं, तो dv बाई du इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो यही है सिंपल फॉर्मूला, आपको ध्यान में रखना है, ये इसकी साइज बहुत स्मॉल है। अभी एप्लीकेशन आएंगे समझ में आएगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें थी कुछ जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes, a point object is placed 60 centimeter from the pole of a concave mirror. Concave mirror के pole से 60 centimeter दूर रखा, focal length 10 centimeter दिया है on the principal axis. Principal axis पर उसका focal length जो दिया है that is 10 centimeter. अब बोल रहा है the position of image, image की position find करो। The object is shifted 1 centimeter, तो very small, 1 centimeter जो है वो 60 centimeter के comparison में बहुत बहुत छोटा है, तो उसको क्या कर दिया, shifted towards the mirror, mirror की तरफ shift कर दिया, है ना। तो अब हमें क्या बोलना है, क्या हमें बताना है कि इमेज कितना शिफ्ट होगा, यानी कि लेटरल मैग्निफिकेशन कहाँ यूज हो रहा है। चलो बात करते हैं सबसे पहले, तो मैं यहाँ बोलूंगा कि भाई मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, तो डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, लेट अस यूज मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला आप इजीली यहाँ पर यूज कर सकते हो और इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर मैं सिंपली यूज करता हूँ क्या, कि लेट से यू की वैल्यू यहाँ दी है -60, जस्ट अ मिनट, यस, अब ये अच्छे से बिहेव करेगा, यस, यू इज इक्वल्स टू,
चलो मेरे बच्चों, u इज इक्वल्स टू, ओके इसके लिए मुझे इरेज करना होता है एक बार, ये ठीक से चलेगा शायद। हाँ अभी ठीक। मैंने ले लिया u इज इक्वल्स टू -60, बिल्कुल हो गया सही। ओके, अब नेक्स्ट फोकल लेंथ दे रखी है, तो कॉन्केव मिरर है -10, तो इमेज बतानी है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं एफ यू अपॉन अपॉन यू माइनस एफ, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। क्या मिलेगा यहाँ से? मुझे मिलेगा एफ की वैल्यू -10, यू की वैल्यू -60, डिवाइड बाय -60 माइनस ऑफ -10। ओके, तो नीचे कितना हो रहा है? नीचे हो रहा है देखो, ये 50 बन रहा है, कितना? माइनस का 50। और ऊपर कितना बन रहा है? 600। तो ऊपर 600, नीचे -50, कितना आ गया? एक जीरो से जीरो, और ये 12, -12, तो मतलब -12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? यदि ये कॉन्केव मिरर है, यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज सिर्फ यहाँ पर बनेगा, ये इमेज बन जाएगा, ठीक है, इस जगह पर। ओके, डन। अब मुझे क्या बताना है कि ये यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पोजीशन हो गई उसकी, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने 12 सेंटीमीटर दूर पोल से। अब इसका 1 सेंटीमीटर शिफ्ट किया, तो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट किया, और फिर इमेज कितना शिफ्ट होगा? तो यहाँ मुझे समझ में आ गया कि भाई ऑब्जेक्ट को ना 1 सेंटीमीटर यहाँ लेकर आया, इमेज क्या होगा? यहाँ पर सीधा फॉर्मूला अभी बताया था, डीवी बाई डी यू। ओके, डीवी बाई डी यू इज इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने? माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ओके, डीवी मतलब शिफ्ट इन इमेज, ये है शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा? माइनस बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। बी क्या है? बी इज इमेज डिस्टेंस, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलो वैल्यू रखते हैं, तो डीवी की वैल्यू आ रही है माइनस, ओके, -12 का स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर की वैल्यू है -60, -60 का यहाँ क्या करें? स्क्वायर इंटू डी यू, डी यू की वैल्यू है 1 mm। डन, यस। तो यदि मैं इसको स्क्वायर के अंदर ही सॉल्व करूं, तो ये आ रहा है कितना? 12 5 टाइम्स, है ना, तो 1/25, ये आ रहा है -1/25, और ये है 1 mm, तो ये मिलीमीटर में आ गया, -1/25 mm, राइट। डन। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप ऑब्जेक्ट को 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर शिफ्ट करते हो, तो ये क्या होता है कि 1/25 सेंटीमीटर क्या होता है? शिफ्ट होता है। किधर शिफ्ट होता है? ये नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। डन, दैट्स ऑल, ओवर। ये 9th नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, तो एक बार फिर से देख लो यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो, है ना। ये दिख रहा है आपको, -12 सेंटीमीटर पर इमेज बनता है, फिर इसका -1/25 सेंटीमीटर उसका शिफ्ट होता है, ठीक है, दैट्स ऑल। अब मैं बात करता हूँ न्यूटन्स फॉर्मूला। बेटा न्यूटन्स फॉर्मूला इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है? देखो, लेट्स से आई हैव अ मिरर, इट इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल सर्फेस। ये हो गया मिरर। अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख लेता हूँ, ये हो गया, ये हो गया इसका फोकस, फोकस हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ? यहाँ पर मैं ये इसको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लिख लेता हूँ, यू ऑब्जेक्ट, और इसका कुछ इमेज यहाँ बन रहा होगा, लेट से ये वी हो गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ऑब्जेक्ट की फोकस से डिस्टेंस को एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स। ऑब्जेक्ट से फोकस की डिस्टेंस एक्स, एंड इमेज की फोकस से डिस्टेंस जो होती है उसको वाई बोलते हैं। एक्स इज डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द फोकस, फ्रॉम द फोकस। एंड y is distance of image, distance of image from the focus, from the focus, ऐसा दिया है ना। तो याद रखो, देन एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर होता है। एक्स और वाई का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, वो हमेशा फोकस के स्क्वायर के बराबर रहता है। सारी चीजों का मैग्नीट्यूड रखना है और कुछ नहीं, ठीक है, आई बात समझ। तो आपको बस सिंपली यही ध्यान रखना है, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में यदि ऑब्जेक्ट की फोकस से डिस्टेंस दी है, इमेज की भी फोकस से डिस्टेंस दी है, और आपको फोकस पूछे कि फोकल लेंथ क्या है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, डायरेक्टली आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना एफ स्क्वायर के बराबर, तो एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये एक ही एप्लीकेशन है इसका, ज्यादा कुछ नहीं। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल और देना चाहता था। लेट्स से यहाँ पर एक इंसान है, ये इंसान की आईज है, और ये हो गया कंप्लीट इंसान।
तो मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट से ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, इसके आईज हो गई लेट से यहाँ पर, तो ये यहाँ इसके आईज हो गई। ओके, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या रख लिया, एक मिरर, मिरर रखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर एक मिरर रखा, दिस इज अ मिरर, ओके। अब आपको क्या करना है, लेट से मिरर की जो हाइट है ना उसको स्मॉल एच बोल दिया, और इंसान की हाइट को कैपिटल एच बोल दिया। कैपिटल एच इंसान की हाइट है ना। अब मुझे बताना है कि यार इस पॉइंट को यदि मैं एम बोलूं और इसको एन बोलूं, मुझे ये बताना है कि इस इंसान का इमेज पूरा देखने के लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए। मैंने बोल दिया कि भाई देखते हैं, चलो। ये इंसान का ये सबसे टॉप है, हेयर है। हेयर से लाइट रे, हमेशा ऑब्जेक्ट से लाइट रे स्टार्ट होती है। लाइट रे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगी, यहाँ गिरेगी और यहाँ आके यहाँ आएगी। तो मैं यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर लेता हूँ इसके लिए। ये ऐसे, सॉरी, मुझे इसके लिए कुछ और लेना चाहिए, जस्ट अ मिनट, हो जाएगा ये, अच्छे से कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस, इसको मैंने इरेज किया, और यहाँ मुझे लाइंस वगैरह, शेप्स, ये शेप्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, सॉरी। ओके, सो फटाफट मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे पेन ही यूज करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। चलो अच्छे से करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐसे, ये इंसिडेंट रे होगी, ओके। और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है आईज में, रिफ्लेक्ट होकर आईज में जा रही है, लेट्स से ये आईज होगी, ओके। यस, यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, ओके। यस। अब मैं क्या करता हूँ कि यार पैर का भी इमेज देखना है, तो पैर से इमेज जाएगी और इस आखिरी कॉर्नर पे ऐसे टच होगी, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आंख में चली जाएगी, तो ये आंख, ठीक है। यस, ये वाला तो थीटा वन था ऊपर, ये थीटा टू बोल दिया, ठीक है, थीटा, ओके। मैंने ये वाली डिस्टेंस को एक्स बोल दिया, तो ये वाली भी कितनी होगी, ये वाली भी एक्स होगी। ये वाली को मैंने y बोल दिया, तो ये वाली भी कितनी होगी, y होगी। अच्छा, मिरर की कितनी होगी, तो देखो दिखाई दे रहा है यहाँ से, मिरर के लिए ये वाला कितना हो गया, ये वाला x हो गया, और ये वाला y हो गया। समझ आया? तो मैं बोलूंगा यहाँ पर हाइट ऑफ, हाइट ऑफ किसकी बात कर रहा हूं मैं, मिरर। समझ में आ रहा है ना कैसे? देखो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर पूरा ज्योमेट्री लग रही है और कुछ नहीं। ये ऐसा था, ऐसे मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच ली, तो यदि ये वाला x है तो ये भी x होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वाला क्या, ऐसे करके ऐसे जा रहा है, यदि यहाँ से यहाँ तक y है तो ये भी y होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला x और यहाँ पर फिर से y। तो मैं बोल दिया कि हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू x प्लस वाई। समझ आया? x प्लस वाई। अब मैं बात करता हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब इंसान, ऑब्जेक्ट मतलब मैन, तो उसकी वैल्यू हो गई 2x प्लस वाई। तो कैपिटल H इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। दैट्स ऑल। क्या समझ में आ रहा है? यहां से समझ में आ रहा है हाइट ऑफ मैन इज इक्वल टू 2 इंटू हाइट ऑफ मिरर, बस, दैट्स ऑल, ओके। मतलब h इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल h, और स्मॉल h लिखना चाहते हो तो h/2। इंसान की हाइट से आधी हाइट का यदि क्या रखा है, मिरर रखा है, तो इंसान अपना पूरा इमेज आसानी से देख सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। डन, दैट्स ऑल। सो दिस इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर दैट इज नीडेड, दैट्स ऑल। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है ना। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। लेट्स से ये एक इंसान है, ओके, और यहाँ पर एक खंबा लग रहा है, ओके, पोल लग रहा है, खंबा लग रहा है, जो बोलना चाहो। हाँ, अभी क्या होगा कि यहाँ पर एक लाइट लग रही है, लाइट लग रही है, तो उसकी वजह से इसकी क्या होती है, शैडो होती है। वो शैडो जो होती है ना, वो शैडो एक यहाँ, शैडो की लेंथ ये आएगी, तो शैडो को मैंने बोल दिया x, ठीक है। यदि इंसान, यदि इंसान 1 मीटर पर सेकेंड से, 1 मीटर पर सेकेंड से किधर बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है ना। लेट से ये वाली, अभी मैं बोल लूँ कि इसके शैडो की लेंथ जो है ना, दैट इज लेट से, इसको मैंने बोल दिया 2 मीटर्स, कितना, 2 मीटर्स,
और इंसान की लेंथ, इंसान इज ओनली वो ऑफ 1 मीटर, कितना 1 मीटर। चलो, यदि ये इंसान यदि इंसान 1 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट चलता है या फिर इससे अवे चलता है, बोल लो लेट्स से अवे फ्रॉम द दिस वॉल चलता है, तो क्या हो जाएगा? तो अवे नहीं चला कि चलो इधर 1 मीटर पर सेकेंड दे ही दिया है मैंने, तो अभी क्या आ जाएगा? मैंने बोल दिया कि यार चलो मैं बोल लेता हूँ, इसको मैंने बोल दिया लेट्स से पी। क्या बोल दिया? पी। ओके। और इसको मैंने बोल दिया वाई, और वाई नहीं एच बोल लेता हूँ, चलो एच। तो यार मुझे एक बात समझ में आ रही है क्या, कि ये जो लिखा है ना मैंने, ये इंसान यदि थोड़ा आगे आ गया तो इसका एंगल क्या हो जाएगा? एंगल चेंज हो जाएगा, है ना? राइट। यस। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना? सिंपली ज्योमेट्री यूज करके, है ना? सिंपली क्या कर सकता हूँ? ज्योमेट्री यूज कर सकता हूँ। ओके, कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो प्रॉपरली, क्या कि यहाँ पर मुझे दो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल में यहाँ पर ऐसे देखो, दो ट्राइंगल्स को कैसे डील करूंगा, देखो देखो ध्यान से अच्छे से। मैंने बोल दिया कि इंसान की हाइट है, ये ऐसा दिख रहा है, ये एक छोटा ट्राइंगल और ये एक बड़ा ट्राइंगल। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या है? थीटा। ओके, राइट। यस। तो ये पूछा है कि यदि इंसान की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है तो शैडो की स्पीड क्या होगी, है ना? चलो डील करें इससे। तो मैंने बोल दिया भाई ये तो पी हो गया और ये एक्स हो गया। ये वाला जो दिख रहा है, इसकी हाइट 1 मीटर है, ये 2 मीटर है। चलो फर्क नहीं पड़ता है, देख लेंगे, ये 2 मीटर दे रखा है ना? करे इसकी बात। चलो, तो मैंने बोल दिया कि यार भाई इंसान इधर आ रहा है तो पी चेंज हो रहा है, तो डीपी बाई डी टी, इंसान वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट इज डीपी बाई डी टी। ओके। और वेलोसिटी ऑफ शैडो दैट इज डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। ये चीजें हमें फाइंड करनी है। तो मैं बोलूंगा कि एक काम करते हैं कि ये वाली जो है ना, इसको मैंने h1 बोल दिया, और यहाँ से यहाँ जो टोटल है ना, को मैंने बोल उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 मीटर दिख ही रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू h1 बाय p। ओके, h1 बाय p, और क्या? 1 बाय x। चलो फटाफट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे dp बाय dt फाइंड करना है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? यहाँ पर सिंपली लिखूंगा मैं क्या, यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, तो इन दोनों को भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये वैल्यूज हम लोगों को पता ही है, थीटा हमें, राइट। लेट से थीटा दे रखा है क्वेश्चन में कि किसी इंस्टेंट पर इतना एंगल बन रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पर आप डील कर सकते हो कि p इज इक्वल्स टू एच वन इंटू एक्स करके कर सकते हो, है ना? dp बाई dt इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ क्या लिखोगे? dp बाई dt, और ये h1 की वैल्यू एक्चुअली पूरा पोल की लेंथ दे रखी होती है, लेट से ये दे रखी है 4 मीटर्स, ये सिर्फ 1 मीटर है, तो h1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? यस। तो ये आ जाएगा dp बाई dt इज इक्वल्स टू h1 इंटू dx बाई dt। सिंपल। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इंसान की लेंथ स्पीड लेट से 1 मीटर पर सेकेंड है, कितनी? 1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको दिया h1, तो टोटल पिलर जो एक पोल की लेंथ है 4 मीटर और इंसान 1 मीटर, तो ये कितना हो गया? 3 मीटर। तो 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी समझ गए ना? शैडो की स्पीड। तो यहाँ से आप शैडो की स्पीड 1/3 मीटर पर सेकेंड फाइंड कर सकते हो। दैट्स ऑल। ये बेसिक सी चीज थी जो रे ऑप्टिक्स पर बेस्ड थी, जो मैंने आपको बता दी शैडो पे, है ना? ये काइनेमेटिक्स में आता है। नेक्स्ट में बात करूंगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं। लाइट की प्रॉपर्टी में क्या आते हैं? चेंज आते हैं। उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, यदि लाइट वैक्यूम में चल रही है और वैक्यूम से एयर में आई, तो एयर थोड़ा डेंस मीडियम होता है, वैक्यूम तो एकदम राइट। तो मैं बोल दिया कि यदि ये वैक्यूम से एयर में आई तो क्या हो जाएगी? स्पीड लाइट की थोड़ी कम हो जाएगी। यदि वो एयर से वाटर में एंटर करती है, स्पीड और भी कम हो जाएगी। और वाटर से यदि ग्लास में एंटर करती है तो और भी कम हो जाएगी। यानी कि एक बात समझ में आई कि यदि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है ना? और डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है, इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, c, एंड दैट इज व्हाट नियर बाय 8 इंटू या 3 इंटू 10⁸ ये याद रखना है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। यस। तो मैंने बोल दिया कि यार यहाँ पर हम एक बात करते हैं, ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, इन अ मीडियम। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, याद रखना है। तो दैट इज c बाय म्यू, v इज इक्वल्स टू c बाय म्यू।
v का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, and that is c by mu. Mu is called refractive index. Mu is called refractive index of medium. Okay, बस ये सिंपल सी चीजें थी जो आपको याद रखनी है ना। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखो, म्यू वाटर, दैट इज जनरली 4/3 यूज करते हैं। ओके, एयर के लिए म्यू एयर, एयर को हम 1 लेकर चलते हैं। ओके, राइट। तो ग्लास के लिए 3/2 भी आता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्लास पर डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन में मिलेगा आपको दिया हुआ है ना, इतना टेंशन नहीं लेना है। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि v इज इक्वल टू, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज c by mu. c is speed of light in vacuum divided by mu. Mu is called refractive index. फिर पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बता दो, हम बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझ में आया? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट्स ऑल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही रिफ्रैक्शन के बारे में बताना चाहता था। अब और भी चीजें हैं कुछ कुछ। तब भी है ना, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में यदि लाइट रे एंटर करती है तो ये शिफ्ट होती है किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड्स हो जाती है ना, ये हो जाएगा बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये बेंड हो जाएगी इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यदि ये डेंसर से रेयर में एंटर एंटर कर रही है तो मैं लिख लूंगा बेंड्स टुवर्ड्स, नहीं अवे, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, याद रखना। ओके, फोटो बना के बता दें आपको फटाफट, फटाफट खत्म होने वाला है ना, रिफ्रैक्शन का जस्ट इंट्रोडक्शन ही था, लेक्चर समाप्त होने वाला है कुछ ही देर में। तो ये लेट से ये वाटर है और ऊपर एयर है, ठीक है। एक लाइट रे है जो यहाँ से यहाँ पर आई, एंटर की, इंसिडेंट रे। ओके, अब क्या हो जाएगा कि ये जैसे डेंसर मीडियम में आई तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाकर ये ऐसे चली जाती है। ठीक है, समझ आया? तो ये क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेट्स से I1, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा R1 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली मैं यहाँ पर बोल लेता हूँ क्या, कि यदि एक लाइट रे जो है वाटर से ऐसे आ रही है ना, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, ये इंसिडेंट रे, और अब रिफ्रैक्शन के बाद ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, यानी कि ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, ये लेट से डेल्टा I2 है, तो ये हो जाएगा डेल्टा R2। आई बात समझ? तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। ओके, और इसके लिए हम यूज करते हैं स्नेल्स लॉ, म्यू1 sin I, म्यू1 sin I इज इक्वल टू म्यू2 sin R। ठीक है, आई बात समझ? कहीं कहीं म्यू की जगह एन लिखा होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये है स्नेल्स लॉ, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसका आप हर एक एंगल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल था, आई होप आप सब बहुत अच्छे से कर पाओगे इस चीज को। राइट, आगे चलते हैं। ये चीज डिलीट करता हूँ, अच्छे से मैंने लिखा हुआ भी है, म्यू इज इक्वल्स टू c by v, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, याद रखो, डेंसर से रेयर में एंटर कर रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंड रेयर से डेंसर में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। ठीक है, या ये ध्यान रखना है स्नेल्स लॉ, sin I अपॉन sin R, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, तो sin I अपॉन sin R इज इक्वल्स टू n2 by n1 इज इक्वल्स टू v1 by v2, है ना, v1 by v2 क्या है, स्पीड है उनकी, है ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या होता है, दैट इज सॉरी 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 v1 v2 स्पीड ही है, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स। नेक्स्ट लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है, दैट इज रिफ्रैक्ट सॉरी वेवलेंथ, क्या है, वेवलेंथ, है ना, ये याद रखना है। हाँ, तो इसको हम प्रॉपर्ली ऐसे भी लिख सकते हैं, n1 sin I is equals to n2 sin R। n1 n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम। जिधर से लाइट रे स्टार्ट होती है, लाइट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगी, याद रखो, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा है वहां से लाइट रे स्टार्ट होगी, और उसको हमेशा फर्स्ट मीडियम ट्रीट करते हैं, है ना, और सेकंड मीडियम जहां एंटर करे उसके बाद। राइट, तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक एग्जांपल और कर ही लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्या जाए, अच्छे से इस पे विश्वास हो जाए। ठीक है, सो मैंने बोल दिया कि लेट्स से ये एक मीडियम है म्यू1,
और ये म्यू टू। अब म्यू वन म्यू टू छोड़ो, म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है लेट्स से 3/2, यहाँ पर दे रखा है लेट्स से 4/3, ऐसा दे रखा है। और एक लाइट रे तो यहाँ से एंटर की, एंटर करने के बाद दूसरे मीडियम में जाती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये लेट से दे रखा है, दिस इज 30 डिग्री, ओनली 30 डिग्री। तो अब आपको बताना है कि कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो लेट्स सी जो भी एंगल पर जाए तो वो कितना होगा। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, पर एक बात जानता हूँ, क्या लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है, मतलब ये म्यू वन हुआ और बाहर वाला म्यू टू। मैं बोलूंगा म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू है, क्योंकि 4/3 की वैल्यू 1.33 समथिंग होती है, और 3/2 इज 1.5। तो ये ज्यादा हो गया। डेंसर से रेयर मतलब क्या, डेंसर से रेयर, तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलो उससे कोई काम नहीं है, डायरेक्टली लगा लो आप, तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। ओके, म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। म्यू वन की वैल्यू है 3/2, साइन आई मतलब साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू टू की वैल्यू 4/3, साइन आर फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। साइन आर इज इक्वल्स टू क्या करूं, कुछ नहीं रे, डायरेक्टली लिखो यहाँ पर 8/9, है ना। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, आर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/9। यदि कभी भी आपको यहाँ पर साइन इनवर्स जो भी मिल रहा है वो ग्रेटर देन 1 हुआ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, है ना। तो समझ लो कि वहां पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR वगैरह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर, तो उतना एनर्जेटिक नहीं लग रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि लाइव होता है तो थोड़ा एनर्जेटिक होता है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्तों। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अब इसको एक, यदि आप एक बार में नहीं समझ में आया तो रिपीट करके फिर से देखोगे, पक्का आपको समझ में आएगा। ओके, तो आई विल से बेटा कि अ, यदि आप या यदि आप 12th क्लास में हैं, है ना, लाइक 12th में आए हैं, तो आपके पास 1 ईयर है। आप 1 ईयर के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आपको कोई नुकसान वाली बात नहीं है। यानी कि 2021 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप ले सकते हैं। यदि आप 2020 में दे रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, आपके पास 10 डेज बचे हैं, लेकिन आप लेंगे तो आप किसी और को भी बेच सकते हैं, राइट। यस, तो आप सिंपली एक बात बोलना चाहता हूँ बेटा कि यूज माई कोड एंड बाय द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आपको कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ओके, सो 21 एंड 22 स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ना सिर्फ में बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स यहाँ पर हैं, है ना। तो क्लिक द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स, चलता हूँ।